नमस्कार दोस्तों। मार्केट अगर आप देखो तो अभी 280 पॉइंट डाउन है और ऑलमोस्ट नो 23,300 के आसपास चल रहा है। और मैंने आई थिंक कुछ दिन पहले वीडियो भी बनाया था कि 23,000 की तरफ जा रहा है इंडेक्स, ऐसा लग रहा है। और हमारे मेंबर्स को भी मैं काफी टाइम से बोल रहा हूँ कि ये चीज ऐसी है कि ये लंबी चलेगी और यहाँ आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। लेकिन अभी ये जो ऑयल 100 के ऊपर चल रहा है और उसका इम्पैक्ट क्वार्टरली पीएनएल में कैसे आएगा और किस तरह से प्रॉफिटेबिलिटी इम्पैक्ट होगी सेक्टर वाइज स्टॉक वाइज, थोड़ा आज हम लोग उस पर डिटेल पे बात करते हैं। और क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमारा जो स्टॉक है ना तभी चलेगा जब उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। तो ये वॉर खत्म भी हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल आज खत्म हो जाता है तो भी इम्पैक्ट है। तो वो इम्पैक्ट जानना बहुत ही जरूरी है आप लोगों को कि किस तरह से, क्योंकि ये Q4 अर्निंग्स में बहुत कुछ डिपेंडेंट था। ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं ये जून टू मार्च क्वार्टर अच्छा जाएगा तो एफआई वापिस आएंगे, लेकिन ये पीछे 13 दिन से जो वॉर चल रही है। बाय द वे एक स्टैट बताना चाहता हूँ, आज 13 मार्च है। इसी दिन पे 2020 में कोविड में उल्टी सर्किट लगी थी, यानी लोअर सर्किट लगी थी। तो ये दिन भी अच्छा नहीं है। ऊपर से वीकेंड आ रहा है तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन थोड़ा पीएनएल इम्पैक्ट ध्यान जरूर है, क्योंकि वही होगा। पीएनएल जब तक ऊपर नहीं आएगा तब तक कहाँ से स्टॉक प्राइसेस भागेंगे। तो चलिए बात करते हैं उस पे। एंड बाय द वे आपके कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। बहुत सारे क्वेश्चन हमें हमारे रिसेंट मॉडल पोर्टफोलियो के लिए, और किसी ने हमारे बहुत से सर्वे में कि सर कोई चेंज आ रहा है। मैं आपको बता दूंगा अगर कोई चेंज आ रहा है। तो अभी मैं ये बॉटम की राह देख रहा हूँ। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आए क्या हम लोग नया स्मॉल केस लॉन्च कर रहे हैं, तो उसके बारे में हम लोग सोच है। स्टॉक सिलेक्शन ऑलरेडी है लेकिन थोड़ा मार्केट स्टेबल हो फिर कर रहे हैं। तो जरूर, अगर आपने देखा नहीं है तो मैं लिंक दे दूंगा नीचे, उसको क्लिक करके जरूर देखिएगा। 400 रुपीज पर मंथ से चालू हो रहा है। और आपके कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू मार्केट और पीएनएल एंड वॉट एवर इट इज, प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। नाउ कमिंग बैक टू द क्वार्टरली पीएनएल गाइस, देखिए इम्पैक्ट तो है। अब ऑयल अगर 100 के ऊपर रहता है तो हर, देखिए 80, 80 अपना बेंचमार्क था, 75 80 के ऊपर जाता है तो पीएनएल को इम्पैक्ट आने लगता है। ओवरऑल फिजिकल डेफिसिट में भी इम्पैक्ट आता है। हर $10 ऊपर जाते हैं तो 0.3 0.4 से आपका जीडीपी पे डायरेक्ट इम्पैक्ट आ जा रहा है। आपका फिजिकल डेफिसिट ऑलमोस्ट $10 पर बैग अगर बताए तो 13 से 14 बिलियन डॉलर का आउटफ्लो बढ़ जाता है। तो जो गवर्नमेंट का टारगेट था कि भाई हम लोग 4.3 के आसपास हो गए, वो शायद 4.85 के ऊपर भी आगे जाके जा सकता है। तो फिजिकल डेफिसिट अपने आप बढ़ जाता है क्योंकि हम लोग 90% अपना ऑयल इंपोर्ट करते हैं। तो ये तो सिंपल मैथ से आपको पता होगा कि ऑयल पे बहुत कुछ डिपेंडेंट है। लेकिन इसका रिपरकशन बहुत लंबा आता है जो ऑयल लंबे समय में होता है। आप बोलोगे तपन लेकिन सप्लाई तो आ रहा है ना। देखो रशिया को भी अभी अलाउ कर दिया है कि आप ऑयल सप्लाई कर सकते हो इंडिया को। और अगर हम लोग देखें तो उसके 120 मिलियन बैरल ऑलरेडी सी में घूम रहे हैं, वहां से हम लोग ऑयल भी रहे हैं, लेकिन महंगे दाम में ले रहे हैं। पहले रशिया से हम लोग सस्ते भाव में लेते थे, अभी सस्ते दाम में नहीं ले रहे, इसलिए हमारे लिए वो फिजिकल डेफिसिट में डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। एलएनजी का सप्लाई नहीं है। एलएनजी आपको पता है कि कतर ने अपना प्लांट बंद कर दिया है, तो वो कतर और ओपन होने में 1 महीना लगेगा। क्राइसिस है, बहुत सारे होटल्स में कहते हैं ना कि गैस नहीं है तो वो बंद हो रहा है। और गवर्नमेंट भी क्या कर रही है कि अभी एलपीजी और सीएनजी को पहले प्रेफरेंस दे। पीएनजी और सीएनजी, सॉरी नॉट एलपीजी, पीएनजी और सीएनजी, यानी आपके जो कार्स में जो सीएनजी चलता है वो, और पीएनजी जो होता है वो होता है कि आपके घर में जो गैस लाइन होती है जैसे हमारे घर में भी है, तो वो उसको प्रायोरिटी दे रही है। जबकि कंपनीज को यानी फैक्ट्रीज को नहीं दे रही है। यहाँ जो मोरबी है हमारे पास में वो पूरा सिरामिक का हब है, पूरा बंद है। पूरा यानी पूरा बंद है, ऑलमोस्ट बंद है। इतना बड़ा हब है क्योंकि वहाँ सीएनजी सप्लाई नहीं हो रहा है। तो बोरोसिल ने कल मैनेजमेंट ने आके बोला ना कि भाई विदाउट एलएनजी, सॉरी सीएनजी कहाँ बोला, एलएनजी हम लोग ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। तो ये भी इशू बढ़ा है। तो वहाँ प्राइसेस, जैसे अदानी टोटल गैस ने अपना प्राइसिंग बढ़ा दिया है 40 रुपए से, इसलिए आप अदानी टोटल का बढ़ रहा है तो उसका इम्पेक्ट भी आता है। तो ये सब की वजह से आपका इन्फ्लेशन देखो तो कल जो डेटा आया 3.3% आया, वो कहीं ना कहीं आगे जाके, क्योंकि ये बैक डेटा है, ये 1 महीने पुराना डेटा है। अभी ये महीने में अगर आपका इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो ये आराम से 4 के आसपास या 3.94 को क्रॉस कर सकता है।
फिर क्या होगा कि आरबीआई जो इंटरेस्ट रेट कट करने वाला था 0.25 बेसिस पॉइंट, वो शायद कट ना करे। क्यों? क्योंकि उनको लगेगा भी इन्फ्लेशन को पहले कंट्रोल होगा। और ये समस्या सिर्फ इंडिया की नहीं होगी, वो पूरी वर्ल्ड की होगी, क्योंकि वर्ल्ड ओवर में अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तो आपको प्रॉब्लम आती है। तो यूएस में भी प्रॉब्लम है, यूएस में भी बातें चल रही थी कि भाई इंटरेस्ट रेट कट करो। ट्रम्प ने कल ही बोला, मैं प्रेसिडेंट को, नो सॉरी, फेड के गवर्नर को, भाई पोवेल को भी, तुम इंटरेस्ट रेट कट करो। कहाँ से कट करेगा भाई? तुम यहाँ जंग लगा के बैठे हो और आप बोले कट करो। और सही में बोलो तो ये जंग एक तरह से ना ट्रम्प के गले के हड्डी में फंस गई है। वो निकलना भी चाहते हैं लेकिन वो निकल नहीं पा रहे, क्योंकि ईरान अभी छोड़ नहीं रहा। ईरान बोलता है कि अब तो मैं नहीं छोड़ूंगा। तो वो निकल भी नहीं सकते, बाहर भी नहीं निकल सकते, ऐसी हालत है अभी। तो वहां भी दिक्कतें आ रही है। उनका ऑलरेडी 5 दिन का बजट कुछ $5 बिलियन से ज्यादा था वॉर का, वहां भी डेफिसिट बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं आगे जाके शायद, हम लोग पहले इंटरेस्ट रेट कट की बात करे थे, ये वॉर के वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की अभी बातें चल रही है। तो वो इम्पैक्ट बहुत ही खराब होता है। इससे होता क्या है कि ग्लोबली लिक्विडिटी स्क्वीज हो जाती है। जैसे इंटरेस्ट रेट कट होता है, एफआई और आपके पास नहीं आएंगे, एफआई और जाएंगे। एफआई के लिए दूसरी बड़ी समस्या, तीन बड़ी समस्या है। एक तो उनके वहां इंटरेस्ट रेट बढ़ने की बातें हो रही है, ऑयल बढ़ रहा है। दूसरी समस्या, हमारा क्वार्टरली पीएनएल हिट आएगा इसके वजह से। क्योंकि इसके वजह से मैं बताऊं कि आपको, अगर हम लोग मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 14 से 15% का ग्रोथ आएगा क्वार्टर 4 के अर्निंग में। अभी ये जो ऑयल बढ़ा है, ऑयल की वजह से डायरेक्टली आपके रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़ते हैं, तो उसका इम्पेक्ट अगर आप देखो तो 3% भी मैं अगर ले लूं तो 11%, 12% का हिट आएगा। अभी के सिनारियो में ये वॉर जितनी लंबी चलेगी, ऑयल 100 के ऊपर ज्यादा रहेगा, उतना बड़ा इम्पैक्ट। तो हम लोग वापस 10-11%, 11% के वो अर्निंग्स पे आ जाएंगे। अभी 11% के अर्निंग्स पे अभी भी हम लोग 20 या 22 के पी पे खड़े हैं। अब मैं आपको अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ, जबकि अगर आप कोरिया देखो तो कोरिया आपको 19% रिटर्न दे रहा है और वो 10, 10.5 के पी पे खड़ा है, और हम उसके डबल के पी पे खड़े हैं। पी निफ्टी का पी बोल रहा हूँ, ओके इंडेक्स का जो पी होता है, हमारा इंडेक्स डबल है। नहीं, डबल महंगा है कोरिया, इसलिए कोरिया आपने देखा 100% बढ़ा था इस साल में, गिरा भी उस तरह से, वास्तविक बढ़ा है। तो वो सस्ता है। चाइना, चाइना अगर आप देखो ना तो ऑलमोस्ट 15 के पी पे खड़ा है, और उसका अर्निंग्स भी कुछ 13 से 14% है, हमसे कम है। लेकिन क्या है कि, नहीं 13 नहीं है, सॉरी 10 से 11% है, लेकिन वो सस्ता है। ताइवान भी सस्ता है, तो जापान भी सस्ता है, यानी सभी कंट्री हमसे, इंडोनेशिया भी सस्ता है हमसे ऑलमोस्ट। कहते हैं ना कि हम 20-21 पे, तो कोई 13 के पी पे खड़े, कोई 10 के पी पे, तो हम महंगे। तो फिर हम तो एक स्टॉक है ना एफआई के लिए, वो हमें क्यों लेगा? ऊपर से ऑयल डिपेंडेंसी इतना है तो एफआई क्यों हमें लेगा? इसलिए एफआई की वापसी जारी। ऊपर से रुपी है जो 94 के, 92.3 है सॉरी, तो वो लग रहा है कि 94, 95 भी जा सकता है। तो एफआई की दिक्कत और है कि वो सेलिंग प्रेशर आता ही आता है। तो वो भी आप देख रहे हो कि एक तरह से बड़ी सेलिंग प्रेशर हम लोग यहाँ देख रहे हैं एफआई के ओर से। अगर हम लोग, जैसे मैंने क्वार्टरली पीएनएल की बात की, तो क्वार्टरली पीएनएल में भी जिस तरह का हीट है, वो अच्छा खासा हीट आएगा। कितना वॉर चलता हमारे लिए, तो भाई वॉर आज खत्म होनी चाहिए। ईरान जीते, यूएसए जीते, इसराइल जीते, कोई मतलब नहीं है। ऑयल स्टेट ऑफ हॉर्मस चालू करो और ऑयल सप्लाई करो। आपको पता नहीं ये जितना लंबा खींचेगा, अपनी हालत उतनी टाइट होगी। ऑयल समझ लो आपका वापिस स्टेबल भी हो गया 80-85 पे, तो भी हमको 1-2 क्वार्टर बहुत खराब चले जाएंगे। और ये इम्पैक्ट आता है क्योंकि जो डिस्टरबेंस होता है ना सर, वो डिस्टरबेंस सिर्फ थोड़े टाइम के लिए होता है, वो लंबे समय तक चलता है। जैसे मैं बताता हूँ आपको कि आपका समझ लो ये सब है, सीमेंट प्लांट कुछ हाफ कैपेसिटी पे चल रहे हैं, सप्लाई नहीं है गैस का, होटल्स ये वो। और कुछ कुछ प्लांट ऐसे होते हैं ना कि आप, ऐसा नहीं कि बटन दबाए वापस चालू हो गया, उनको 2 दिन, 3 दिन, 1 वीक, 2 वीक ऐसा लगता है। एलएनजी के प्लांट को तो 1-1 महीना लगता है वापस अपनी कैपेसिटी। तो इट्स नॉट अ क्लिक ऑफ द बटन कि भाई एसी ऑन ऑफ हो गया और आपने कर दिया। तो जितना ये लोग कम प्रोडक्शन के, उतना उनके हमारे लिए प्रॉब्लम है। हाँ, इस समय पे जैसे इंडक्शन उन सब का सेल बढ़ने लगा है, लेकिन ये सब टेम्पररी सॉल्यूशन है। ये एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू ब्रिंग
एलएनजी ब्रेक, अब इसके वजह से आप देखो तो कहीं ना कहीं पावर स्टॉक में तेजी आ रही है कि भाई ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना पड़ेगा, ऑयल की ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है वो सब जाना पड़ेगा, लेकिन अभी ग्रीन एनर्जी इतना भी जल्दी डेवलप नहीं होने वाला कि वो सब्स्टिट्यूट बन जाए ऑयल का। सो अभी अगर हम लोग बात करें सेक्टर वाइज भी, तो देखो सेक्टर वाइज तो इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। एविएशन इंडस्ट्री देखो, डबल इम्पैक्ट है। ऑयल का तो जेट का फ्यूल का प्राइस 40-50% बढ़ गया है, ऊपर से आपके प्लेन जो है यार ये डिस्टरबेंस हो रहा है वो भी है, तो इंटरग्लोब और ऊपर से उनके सीईओ तो लिटरली काढ़ा गया है, निकाला गया है, तो एविएशन को प्रॉब्लम है। ओएमसी ज्यादा फायदे में होंगी, ऑयल मार्केट सॉरी ओएमसी को लॉस होगा, क्योंकि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए अगर 60-70 डॉलर्स के आसपास होता है, 65-70 डॉलर्स के आसपास, तो उनके मार्जिन अच्छे थे जो 1.5 साल से था। अभी उनके मार्जिन अच्छे नहीं रहे। अभी ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज लाइक रिलायंस और ओएनजीसी को फायदा होगा, क्योंकि उनके मार्जिन अपने आप बढ़ेंगे। एफएमसीजी को रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाएगी डायरेक्टली, क्योंकि ऑयल प्राइसेस बढ़ेगा तो आपका इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो आपका रॉ मटेरियल प्राइस है, तो आपका मार्जिन अपने आप कम होगा, तो एफएमसीजी को वहाँ दिक्कत है। काफी सारी जो कंपनीज होती है, जैसे मैंने सिरामिक कंपनी वो सब की वो तो लिटरली बंद हो गई है। कंटिन्यूस आपको बोरोसिल है वैसे सब, तो उनको आपको कंटिन्यूसली एलएनजी सप्लाई चाहिए, तो वो भी एक इनका दिक्कत है कि भाई आगे जाके इनको प्रॉब्लम आ सकती है। करेक्ट। फिर काफी सारे सेक्टर्स और भी है, जैसे बैंकिंग की मैं बात करूँ, बैंकिंग में क्या हो रहा है कि यार जितना लंबा चलेगा ये, उतना आपके स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को प्रॉब्लम आएगा। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को प्रॉब्लम आता है तो आपके एनपीए के बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और वो एनपीए बढ़ता है तो प्रॉफिटेबिलिटी हिट है। अभी अगर आप बैंकिंग इंडेक्स देखो तो ऑल टाइम हाई टच किया था। करेक्ट। अभी ये जो चीजें हो रही है उसके वजह से कहीं ना कहीं लोगों को डर है कि भाई आगे जाके या एनपीए बढ़ते हैं तो वो अपने आप करेक्शन मोड में। आप देखो तो मोस्टली सभी बैंक्स 10 से 15% गिर चुकी है। सो द बेस्ट टाइम ऑफ एनपीए मे बी बिहाइंड अस इफ दिस वॉर गोज ऑन अ मोर, थोड़ा और ज्यादा चलेगा तो प्रॉब्लम, तो वहाँ एनपीए बढ़ने के चांसेस है। एनबीएफसी में भी चांस है, लेकिन एनबीएफसी में जो आपके वो होते हैं ना हाउसिंग फाइनेंस, उनको इतना टेंशन नहीं होती कंपेरेटिवली जो क्रेडिट का लोन देते या पर्सनल लोन देते, तो वहाँ एक दिक्कत ज्यादा रहती है, तो वहाँ भी एक तरह से दिक्कत है। कैपिटल मार्केट में सॉरी चलो कैपिटल मार्केट की बात करो तो वही है कि अपनी वॉलेटिलिटी वॉल्यूम थोड़ा कम हो जाता है, मार्केट नीचे जाते हैं तो उसका इम्पैक्ट आ सकता है। कैपिटल गुड्स में अगर आप एलएनटी देखो तो एलएनटी का क्या हाल है, वही है कि मिडल ईस्ट में इतना टेंशन है कि पता ही नहीं कब चालू होगा क्या होगा, वहाँ डिस्ट्रक्शन बहुत आ रहा है। तो आपको लगेगा कि भाई आगे जाके अगर ऑर्डर आते हैं तो एलएनटी को ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि 37% ऑर्डर मिडल ईस्ट के इनके पास है। लेकिन वो होगा तब होगा, मार्केट अभी तो डिस्काउंट करेगा ना, तो ओवर द टाइम इट में कम अप अगेन। बट 1-2-3 क्वार्टर का क्या होता है कि एग्जीक्यूशन का इशू आ जाता है, और वो आपको दिक्कत यहाँ डायरेक्टली यहाँ दिखेगी। सो वहाँ भी एक आप कह सकते कि वो एक इशू आएगा। और दूसरा क्या होता है, पावर सेक्टर एक ऐसा है कि नो आप सडनली ग्रोथ देखेंगे कि पावर सेक्टर में, और जैसे मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया आप जाके देखिएगा ना, कि वहाँ एक स्ट्रक्चरल डिमांड आ सकती है आगे जाके, और स्टॉक्स इतने चले नहीं है तो अभी चांसेस है कि वो चले। सो वो एक थोड़ा एंगल आप देख सकते हो कि पावर सेक्टर वहाँ एक तेजी है कंपेरेटिवली। अभी एक सडनली आप देखो फर्टिलाइजर स्टॉक्स अभी भागने लगे हैं। फर्टिलाइजर स्टॉक्स में वही होता है कि जब समर आता है, जब सोई सीजन आती है ना, तब वो सडनली स्टॉक्स भागते हैं, और फिर अगस्त सितंबर में ना वो सब नीचे आ जाते हैं, रेन जैसे खत्म होने वाला होता है। तो वहां आप देखो तो शॉर्ट टर्म ट्रेड बनता है, लंबा नहीं बनता है, पर वहां भी आप नजर रख सकते हो। करेक्ट। हॉस्पिटल्स भी देखो तो हॉस्पिटल्स में कोई दिक्कत नहीं है, हॉस्पिटल्स तो जैसे चले चले। होटल्स देखो तो होटल्स में थोड़ा ये जो गैस का इशू है उसके वजह से कुकिंग एल अगर कुकिंग गैस नहीं मिलता है तो इनको प्रॉब्लम आएगी, तो वहाँ थोड़ी दिक्कत है, लेकिन इतनी भी बड़ी दिक्कत नहीं। तो अक्रॉस द सेक्टर देयर इज इशू। अब रही बात एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर जैसे लेदर है, टेक्सटाइल है, वो सब रुक जाओ, क्योंकि वहां भी क्या प्रॉब्लम है कि ये जो डिस्टरबेंस आ रहा है ना उसके वजह से आपका एक्सपोर्ट नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं आपका पीएनएल उस तरह से ग्रो नहीं होगा, तो आपको डायरेक्ट दिक्कत आएगी। करेक्ट। तो
और ये स्टेट ऑफ हॉर्मस कब चालू होगा मुझे आपको पता है, क्योंकि कल ही उनके प्रेसिडेंट ने बोला है कि हम लोग कुछ इतना ऐसा जल्दी चालू नहीं करने वाले हैं। सो वन हैज टू बी रियली केयरफुल ऑन टेक्सटाइल ऑल्सो, या लेदर हो या केमिकल हो, कि क्या होगा वो आपको देखो। लॉजिस्टिक्स कब तक चालू होगा, क्योंकि जितना लंबा खींचेंगे और आप एक्सपोर्ट फोकस ज्यादा हो, आपको डायरेक्ट हिट आता है। तो दिस इज सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग टुगेदर। और ये एक पागलपंती जैसी वॉर चालू हो गई, उसकी वजह से हमारे जो प्रोस्पेक्ट्स थे वो काफी कम हो गए। पर ठीक है, समटाइम्स नो दिस आर द टाइम यू हैव टू एक्यूमुलेट द स्टॉक्स। और मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि एसआईपी मैनर में आप इन्वेस्ट कीजिए। काफी लोग बोलते हैं कि भाई बॉटम अभी और नीचे हो सकता है। पर अगर कुछ आ गया और सडनली भाग गया तो क्या करोगे? करेक्ट, आप चाहो तो हमारा मॉडल पोर्टफोलियो जैसे मैंने बोला है, नो नीचे देख सकते, ₹400 से स्टार्ट हो रहा है। नो इट विल हेल्प यू टू ओन द स्टॉक्स, और वो आपके डायरेक्टली डीमेट अकाउंट में आके बैठ जाएंगे। सो दैट इज वेयर द बेनिफिट विल कम। लेकिन थोड़ा देख के करो इन्वेस्टमेंट, और फंडामेंटली गुड स्टॉक में करो। ये टाइम ऐसा नहीं है कि आंखें बंद करके आपको इन्वेस्ट करना। यू हैव टू सिलेक्ट अ गुड स्टॉक एंड देन ओनली इन्वेस्ट। ओके, चले यहाँ तक रखते हैं गाइस। सो थैंक यू इवन फॉर ज्वाइनिंग। आपके कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा, कोई भी है या आपको कोई क्वेश्चन है। एंड आई सी यू सून इन द नेक्स्ट, सी यू देन, बाय बाय।